आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, यूनिट 1, एनसीईआरटी क्लास 11th। तो इसमें सबसे पहले हाईलाइटेड वाले पॉइंट को पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट है पूरी केमिस्ट्री की। सबसे पहले इसमें देखिए ये वाला पैराग्राफ में जाएंगे इम्पोर्टेंट ऑफ केमिस्ट्री पे। तो इसमें पहला ग्राफ जो दिया वो दिया ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में। तो ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी होती हैं? एक होती है मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये मुख्य ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, जैसे कि CH4 और CO2। इसके बाद नेक्स्ट जो इसमें है वो है सिस्प्लेटिन एंड टैक्सोल के बारे में। इसमें क्या है, विच आर द इफेक्टिव इन द कैंसर थेरेपी द ड्रग AGT, इसको फुल फॉर्म क्या है, एजिटोथाइमाडीन इज यूज फॉर हेल्पिंग एड्स पेशेंट। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ सिस्प्लेटिन एंड टैक्सोल किसके लिए उपयोग हुई हैं? तो आप बता सकते हो कि विच आर द इफेक्टिव इन द कैंसर थेरेपी द ड्रग्स। अब कैंसर थेरेपी के लिए सिस्प्लेटिन एंड टैक्सोल दोनों ही आते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन आएगा कि ड्रग्स AGT के लिए बताओ तो इसका यूज जो होता है वो होता है हेल्पिंग द एड्स पेशेंट के लिए। तो यहाँ तक इम्पोर्टेंट था। इसके बाद इसमें नॉर्मली सी चीज़ भी पढ़ सकते हो, क्या होते हैं सॉलिड गैस, क्या तो इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद हम आ जाते हैं इसमें, तो इसमें से देखते हैं क्या है इन्वायरमेंटल हैजार्डियस रेफ्रिजरेंट लाइक CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन डिप्लेशन इन द स्ट्रेटोस्फेयर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इन्वायरमेंटली हैजार्डस रेफ्रिजरेंट जो रेफ्रिजरेटर्स वगैरह होते हैं जैसे कि लाइक उनसे क्या निकलती है CFCs क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिस्पॉन्सिबल जो होती है ओजोन के डिप्लेशन पे। अब क्वेश्चन पूछेगा कि ओजोन लेयर कहाँ होती है? स्ट्रेटोस्फेयर पे। हाँ, सबसे नीचे आता है ट्रोपोस्फेयर, फिर उसके ऊपर आता है स्ट्रेटोस्फेयर जिसमें ओजोन होती है, और ओजोन की जो लेयर है ये जो उसको CFC वो करती है इफेक्ट जो रेफ्रिजरेटर वगैरह से निकलती है ना। तो इसमें बस इतने ही पॉइंट था इम्पोर्टेंट। इसके बाद जो नेक्स्ट हम जाएंगे ये सब बहुत ही सिंपल सिंपल से हैं, बेसिक से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, इनसे ज़्यादा कुछ क्वेश्चन बनने वाले नहीं हैं। इसके बाद हम नीचे चलेंगे तो इसमें देखते हैं क्या आएगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन आएगा इसी मास के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो मास ऑफ ए सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट वाइल वेट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी। बहुत सारा वेट वजन कैसे निकालते हैं? जब ग्रेविटी एक्सर्टेड करती है उसको बोलते हैं। मास को क्या बोलते हैं? अमाउंट ऑफ द मैटर कितना प्रेजेंट है उसको मास बोलते हैं। द मास ऑफ द सब्सटेंस इज द कांस्टेंट वेयर द वेट मे वेरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ड्यू टू द चेंज इन द ग्रेविटी। और वेट जो वो बदलता रहता है ग्रेविटी, ठीक है। जैसे मून पे अलग है, अर्थ पे अलग है, ये हो गया इसका यहाँ। इसके बाद हम देखते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से, जिससे न्यूमेरिकल्स भी बन जाते हैं। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, और 1000 सेंटीमीटर क्यूब पे कितना होता है? 1 dm3, ठीक है। जैसे 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर, तो इसका आंसर हम सोच सकते हो कि 1000 मिलीलीटर में 1 लीटर, तो वैसे 1000 सेंटीमीटर की घात 3 का बनता है 1 dm3। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था यहाँ से, ठीक। इसके बाद देखो यहाँ पर दिया 1 लीटर 1 dm3, और इसको 1000 मिलीलीटर और 1000 सेंटीमीटर की पावर 3, इसी को ही हम लिख सकते हैं। तो ये सब एक ही है, याद रखना पड़ेगा इसमें। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। तो ये है वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क इज यूज टू द प्रिपेयर ए नॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो इसमें क्वेश्चन आएगा कि वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क क्या है? तो बनाएंगे कि वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क जो डायग्राम पे दिख रहा है ये तो है ना वॉल्यूमेट्रिक मेजरिंग डिवाइस। इसका क्या उपयोग होता है? इज यूज टू प्रिपेयर द नॉन इन द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। इसमें क्या करता है? प्रिपेयर ए नॉन वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के जो वॉल्यूम है उसको बनाने के लिए ये कामगार होता है। बहुत सरल सा क्वेश्चन था, इससे तो बहुत कम चाहते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। सेल्सियस स्केल आर द कैलिब्रेटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस तो पढ़ते ही आ रहे हैं, 0 से 100 तक होता है। वेयर आर दिस टू टेम्परेचर आर द फ्रीजिंग पॉइंट एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर रिस्पेक्टिवली, है ना। अब इसमें देखो फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग दोनों उसमें आते हैं ना, पहले फ्रीज होता है 0 से और 100 आता है फिर बॉइलिंग। द फ़ारेनहाइट स्केल इज रिप्रेजेंटेड बिटवीन द 32 to 20। स्केल के बारे में दिया है कि वो 0 से 100 होता है, ये 32 से 212 होता है, 32 से 212 होता है, ठीक। तो सरल सा इसमें कुछ है नहीं है, उसी में हम ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा, इसमें और कुछ नहीं है लगभग में। देखो अगर इसमें
32 है ना। 32 इसको माइनस करेंगे 212 में से तो कितना कम हो जाएगा, है ना। तो वही आ जाएगा 180। तो उसको कुछ नहीं है, उसमें 32 डिग्री बढ़ा दिए तो 0 से 32 कर दिए तो 100 से 32 बढ़ जाएगा, तो 32 से 212 हो जाएगा। तो 32 को याद रखेंगे तो काम हो जाएगा। इसके बाद द टेम्परेचर ऑन टू स्केल्स आर द रिलेटेड टू ईच अदर टू फॉलोइंग रिलेशनशिप। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है बदलने के लिए, यहाँ से न्यूमेरिकल्स बन सकता है। तो इतना सब बस याद रखना पड़ेगा कि फ़ारेनहाइट 9/5 इसको डिग्री सेल्सियस प्लस 32 इसमें ऐड कर देंगे तो ये फ़ारेनहाइट में कन्वर्टेड हो जाएगा। 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। तो इसको बहुत अच्छे से याद रखना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन आता फ़ारेनहाइट पे और दिया रहता है सेल्सियस पे, ठीक है। और इसके पहले जो हमने पढ़े थे वो भी फ़ारेनहाइट का ही था, तो है ना, उससे ही इसको वैल्यू को ड्राइव करते हैं। लेकिन अगर डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्टली याद रख सकते हो 9/5, ठीक है। और उसका गुणा करना सेल्सियस पे और उसके बाद 32 ऐड करना। देखो 32 तो ऐड करना ही पड़ेगा, है ना, क्योंकि वो तो इसमें तो कुछ ज़्यादा ही नहीं, बस 9/5 और डिग्री सेल्सियस से गुणा करना प्लस वो करना, इतना बस याद रखना, काम खत्म। इसके बाद देखते हैं द केल्विन स्केल इज रिलेटेड टू सेल्सियस स्केल एज द फॉलो। केल्विन स्केल की बात करें तो ये तो सरल है, इसमें कुछ नहीं करना, ये तो हर किसी को पता है, याद रखने की जरूरत नहीं है। सेल्सियस ऐड कर दो 273, काम हो जाता है। इसके बाद टेम्परेचर बिलो द 0 डिग्री सेल्सियस नेगेटिव वैल्यू आर द पॉसिबल इन द सेल्सियस स्केल बट इन द केल्विन स्केल नेगेटिव टेम्परेचर इज नॉट पॉसिबल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोल रहा है कि अगर 0 डिग्री से माइनस में पहुंच जाता है तो वो नाप सकते हैं हम कायदे सेल्सियस से, लेकिन केल्विन पे पॉसिबल नहीं है। जो इसमें दिया हुआ सारा इसमें ये है इंपॉर्टेंट, है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है बता देंगे, है ना, उसमें बता देंगे, इसमें बता देंगे। लेकिन अगर ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर बोलेगा 37 डिग्री को बदलने के लिए तो हम उसमें 37 में से वो क्या जोड़ देंगे, जो भी हमने बोला था कितना 273 अगर उसमें जोड़ेंगे तो 310 आ जाएगा। और फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए वही 9/5 वाला फार्मूला लगा देंगे, डिग्री सेल्सियस प्लस 32 वाला, तो टेम्परेचर निकल जाएगा ना। तो बस हमको भी सेल्सियस को याद रखना चाहिए, कन्वर्ट बन जाएगा। तो ह्यूमन बॉडी का होता 37, रूम टेम्परेचर की बात करें तो 25 डिग्री सेल्सियस, और अगर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर की बात करें तो 0 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद ऐसा यूनिट ऑफ द डेंसिटी दिया होता है, ऐसा यूनिट ऑफ द मास, ऐसा यूनिट ऑफ द वॉल्यूम kg/m³ और kg/m³-3, है ना। डेंसिटी का फार्मूला तो सरल है, मास अपॉन वॉल्यूम रहता है, सबको को पता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसी को फिर बदलना है kg/m³ में वॉल्यूम को नापते हैं और kg/m-3 इसका हो जाएगा पूरा फार्मूला। इसके बाद आता है इफ़ डेंसिटी इज द मोर इट द मीन्स पार्टिकल आर द मोर क्लोजली पैक्ड। डेंसिटी इज द मोर, अब देखो डेंसिटी का मतलब क्या है, इट मीन्स पार्टिकल आर द मोर क्लोजली पैक्ड। बहुत सरल सा क्वेश्चन है, इसको तो ऐसे लगाना नहीं था, लेटर में लगा चाहिए करनी। इसके बाद देखो यहाँ तक पूरा सही था, हम चलते जा रहे हैं आगे की ओर। यहाँ पर इंपॉर्टेंट लाइन देखने को मिलती है कि एक्सरे टू डिटरमाइन द एटॉमिक डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल ऑफ द अल्ट्रा प्योर सिलिकॉन। इसका मतलब है कि जो एक्सरे होती हैं वो डिटरमाइन करती हैं, एक्सरे टू डिटरमाइन द एटॉमिक डेंसिटी ऑफ ए क्रिस्टल ऑफ अल्ट्रा प्योर सिलिकॉन का मतलब जो एक्सरे की इतनी भारी भरकम किरणें होती हैं जो एटॉमिक डेंसिटी को माप भी लेती हैं और उसके साथ ही जो क्रिस्टल होते हैं उनको भी, जो अल्ट्रा प्योर सिलिकॉन्स के उनको भी नाप लेती है ना। तो इतना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा है। इसके बाद अगला देखते हैं। इसके बाद अगला आता है यहाँ पर ये, यहाँ से पूरी इंपॉर्टेंट लाइन आती है, ये रूल्स हैं। देयर आर सर्टेन रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर, दिस आर द स्टैंडर्ड बिलो। ये फिजिक्स में भी दिया हुआ है सिग्निफिकेंट के बारे में। इसमें कुछ नहीं है, ऑल नॉन जीरो डिजिट आर, तो इसको पढ़ लेंगे, उसमें कुछ ज़्यादा है नहीं है ना। तो 2 3 4 चारों नियम है, ऐसा 5 नियम है, 5 नियम को पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखो प्रिसिशन क्या है, प्रिसिशन क्या, रिफर टू द क्लोजनेस ऑफ द वेरियस मेजरमेंट फॉर द सेम क्वांटिटी हाउएवर एक्यूरेसी इज द एग्रीमेंट। तो देखो प्रिसिशन मतलब होता है कि रिफर टू द क्लोजनेस, इतना से याद रखो कि वो क्लोजनेस होता है कि मतलब मेजरमेंट करेंगे तो बहुत क्लोज वैल्यू आना चाहिए। लेकिन एक्यूरेसी की बात करें तो इज द एग्रीमेंट ऑफ द पर्टिकुलर वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द रिजल्ट। तो इसमें एक्यूरेट आना चाहिए, बोलते हैं एक्यूरेट, बिल्कुल फिक्स, कोई किनारे किनारे नहीं। लेकिन प्रिसीजन में बन कर देना परफेक्शन लगाओ, है ना, अनुमान लगाओ, तो वो प्रिसीजन होता है। अनुमान लगाना अनुमानित वैल्यू होती है और इसमें एक्यूरेट मतलब नहीं, तो वो क्लोजनेस है, उससे क्लोज होना चाहिए और ये पार्टिकुलर वैल्यू होना चाहिए एंड द ट्रू वैल्यू होना चाहिए ऑफ द रिजल्ट। इसके बाद हम चलते हैं मल्टीपल एंड डिवीजन ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसमें होता है ये, तो इसमें ये दिया है कि वाइल द लिमिटिंग रिजल्ट ऑफ द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर एज टेन इन द अबव द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन वन हैज टू कीप द माइंड द फॉलोइंग पॉइंट फॉर द राउंडिंग ऑफ द नंबर।
तो इसके भी कुछ रूल बने हुए हैं 3 तक, तो इसको भी देख लेते हैं, मतलब इसमें क्या बोलना चाह रहा है इसमें। सिग्निफिकेंट का इसमें भी कुछ नहीं पढ़ लोगे ना, 1 2 और 3 है इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखो, इसके बाद चलते हैं, यहाँ पर इंपॉर्टेंट लाइन देखने को मिल रही है, एग्जाम्पल दैट यूनिट कैन बी हैंडलेड जस्ट लाइक अदर न्यूमेरिकल्स पार्ट, इट कैन बी कैंसल डिवाइडेड मल्टीपल बाय स्क्वायर्ड। देखो इसमें क्या है, यूनिट कैन बी हैंडल्ड जस्ट लाइक अदर न्यूमेरिकल्स पार्ट, इट कैन बी कैंसल डिवाइडेड मल्टीप्लाई स्क्वायर्ड बाय टीसी। एग्जाम्पल दैट यूनिट कैन बी हैंडल्ड जस्ट लाइक, इसके बाद कुछ यूनिट्स के बारे में दिया है, जैसे कि डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना, स्क्वायर करना, है ना। तो लेट अस द स्टडी ऑन द मोर, इसमें ऐसे एग्जाम्पल दिए हैं, देखो ये। तो इसमें कुछ नहीं है, इसको बस कन्वर्जन वाला न्यूमेरिकल्स वाले क्वेश्चन, इसमें कुछ नहीं है। इसको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि कितने सेंटीमीटर में क्या होते हैं, कितने मीटर में क्या होते हैं, और ये सब। इसके बाद काम खत्म। इसके बाद आता लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। रिएक्शन भी पढ़ी हमने ना, कॉम्बिनेशन, डिस्पर्शन, बहुत सारे वो हैं। इस प्रकार से कॉम्बिनेशन भी थोड़ा अलग है। मैटर कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, इसमें दिखा रहा है कि जो मैटर होता है ना वो बनाया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जाता है। दिस इज द कॉल्ड लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मास। अगर साइंटिस्ट का नाम पूछ लेगा तो साइंटिस्ट का नाम बिल्कुल भी नहीं भूलने का। साइंटिस्ट का नाम है एंटोइन लेवुइयर, है ना। इनका नाम अच्छे से याद रखना, क्वेश्चन पूछेगा। यह किसका कथन है, मैटर कैन बी नेदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, दिस इज द कॉल्ड लॉ ऑफ द कंजर्वेशन। देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन का तो है, बट किसका, एंटोनी लेवुइयर का। नेक्स्ट है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। गिवन द कंपाउंड ऑलवेज द कंटेंट एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ द एलिमेंट बाय द वेट। अब इसके बाद जोसेफ प्राउस्ट आए, इन्होंने क्या बताया, दिस लॉ वाज गिवन बाय द फ्रेंच केमिस्ट जोसेफ प्राउस्ट। ही स्टेटेड दैट ए गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेंट एक्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय वेट। इनका कहने का मतलब है कि जो गिवन कंपाउंड होते हैं ऑलवेज कंटेंट एक्जैक्टली सेम होते हैं प्रोपोर्शन के ऑफ द एलिमेंट ऑफ द वेट के। ठीक है, इसके नीचे साइड इसमें फिर दिया हुआ जो भी इसके वैल्यू, जैसे कि इसमें क्या दिया, प्राउस्ट वर्क विद द 2 सैंपल ऑफ द क्यूप्रिक कार्बोनेट। प्राउस्ट वर्क, क्वेश्चन आएगा कि प्राउस्ट ने किस में अपना सैंपल या फिर काम किया, तो क्यूप्रिक कार्बोनेट का इम्पोर्टेंट नाम है, इसको याद रखना। ठीक है, अब इसके बाद देखो अगला इसमें, प्रोड्यूस्ड इन द केमिकल रिएक्शन दे डू सो इन ए सैंपल रेशियो बाय वॉल्यूम प्रोवाइडेड ऑल गैसेस आर एट द सेम टेम्परेचर एंड द प्रेशर। तो फिर इसके बाद जोसेफ लुइस के लुसेक आया था ना, इसके बाद प्राउस्ट था, इसमें आया था जोसेफ लुइस के लुसेक। इसके बारे में बताना है कि इन्होंने क्या किया, तो इसके बारे में जो आया वो यह है कि प्रोड्यूस्ड इन द केमिकल रिएक्शन दे टू सो इन ए सिंपल रेशियो बाय द वॉल्यूम प्रोवाइडेड ऑल द गैसेस आर एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। उन्होंने बताया कि प्रोड्यूस इन द, तो इसका छोटा तो नहीं, हाँ यहाँ छोटा था कि, इनका कहना था कि इट समटाइम्स आल्सो रिफर टू द लॉ ऑफ डेफिनेट। इनका देखो क्वेश्चन आएगा कौन सा इन्होंने लॉ दिया, तो लॉ ऑफ डेफिनिएट कॉम्पोजिशन का नियम दिए इन्होंने, किसने दिया, लुइस के लुसेक ने। उन्होंने बताया कि प्रोड्यूस इन द केमिकल रिएक्शन दे टू सो इन द सिंपल रेशियो बाय द वॉल्यूम प्रोवाइडेड ऑल गैसेस आर एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। उन्होंने बोला कि समान ताप और समान दाब पर जो रिएक्शंस होते हैं टू सो इन द सिंपल रेशियो में होती हैं बाय द वॉल्यूम प्रोवाइडेड ऑल गैसेस आर एट द सेम। जो उसका वॉल्यूम होता है अगर उसको समान ताप और समान दाब दिया जाए तो वो सारी गैसें जो होती हैं एक ही रेशियो में होती हैं, ये इनका कहना था। तो सारे क्वेश्चन बनना चाहिए, जैसे कि जोसेफ प्रश्न का गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेंट एक्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन, और इसने बोला कि रेशियो अगर समानता और समानता तो दोनों क्वेश्चन बहुत ही होने चाहिए। गेल है ना, इसके बाद नीचे भी ये भी हो गया। इसके बाद देखो इन्होंने क्या को लाइन है कि गेल लुसेक डिस्कवरी इन द इंटीजर रेशियो इन द वॉल्यूम रिलेशनशिप बाय एक्चुअली द लॉ ऑफ द डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय द वॉल्यूम, ये भी इन्होंने किया। इसके बाद जो अगला लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, इसके बाद ये है कि इफ़ टू एलिमेंट कैन बी combined to form the more than one compound, the masses of the one element then combine with the fixed mass of the other element or the ratio of the small whole numbers। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन इसको दिया था डाल्टन ने, याद रखना डाल्टन, 3 वैज्ञानिक होगा, इतने सारे में सारे याद रखो। डाल्टन ने दिया था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इसमें से डिफिनेशन थी कि 2 एलिमेंट कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड।
The masses of one element that combine with the fixed mass of the other element are in the ratio of a small whole number. इसने बोला कि भाई अगर दो एलिमेंट हैं, अगर उनको कंबाइन करके एक एलिमेंट बनाया जाए, कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, द मासेस ऑफ द वन एलिमेंट का अगर दैट कंबाइन विद द फिक्स्ड मास ऑफ द अदर एलिमेंट के साथ मिलाया जाए तो आर इन द रेशियो ऑफ द स्मॉल होल नंबर, तो उनका पूरे का रेशियो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ज़्यादा नहीं होता, कम हो जाता। ठीक, इसके बाद देखो फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन कंबाइन विद द ऑक्सीजन टू फॉर्म द टू कंपाउंड नेमली वाटर एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अगर इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो बनता है वाटर, है ना, वाटर भी बन जाता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी बन जाता है। ठीक है जी। तो इसमें देखो, इसमें 2 ग्राम था, इसमें 16 ग्राम था, तो 18 हुआ, इसमें 32 और 2 34, है ना। हेयर द मासेस इतना होना चाहिए था, लेकिन इसमें क्या हुआ कि 16 और 32 बीच कंबाइन विद द फिक्स्ड मास ऑफ द हाइड्रोजन 2 ग्राम किया था, सिंपल ऑफ दिस 16 32 1 2। तो रेशियो के बारे में बताया। इसके बाद गेलोशेक का लॉ ऑफ द गैसेस वॉल्यूम के बारे में क्या कह रहा, इनका कहना है कि व्हेन द गैसेस कंबाइन और आर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड द प्रेशर शुड कंटेंट इक्वल नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स। इनका कहना था, इन्होंने दिए थे गैलोशेक लॉ ने कि व्हेन द गैसेस कंबाइन और आर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट द सेम टेम्परेचर, अगर समान ताप में इक्वल वॉल्यूम हो जाए सारी गैसों का जो वॉल्यूम है वो इक्वल हो जाए समान ताप पे एंड द प्रेशर पे, तो इसमें बोल रहा है कि वॉल्यूम को इक्वल करना, शुड कंटेंट इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो इसको बोलते हैं ये। ठीक है, ये होता है एवोगैड्रो लॉ, होता है कुछ नहीं है। इसके बाद देखो मॉलिक्यूल टू बी पॉलीएटॉमिक होता है, इंपॉर्टेंट है। क्या होता है, मॉलिक्यूल टू बी पॉलीएटॉमिक, मॉलिक्यूल टू बी पॉलीएटॉमिक माना कितने, इन्होंने माना, बहुत इंपॉर्टेंट है गैसेस कंबाइन। इसके बाद इंपॉर्टेंट वाला चैप्टर जो है वो ये है कि आफ्टर अबाउट 50 ईयर्स इन 1860 द फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द केमिस्ट्री वाज हेल्ड इन द कार्ल्सरूही जर्मनी में जब ये हुई थी। हाँ, तो क्वेश्चन यही बनेगा कि बताइए कि 50 ईयर्स आफ्टर 50 ईयर्स इन द 1860 द फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन केमिस्ट्री वाज हेल्ड, कहाँ हुई थी करके ये पूछ सकता है, तो बता देंगे कार्ल्सरूही जर्मनी, है ना। इतना थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही पूछ सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कार्ल्सरूही जर्मनी। इसके बाद देखो डाल्टन्स थ्योरी कुड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ द केमिकल कॉम्बिनेशन, डाल्टन ने केमिकल कॉम्बिनेशन को बताया, कुड नॉट एक्सप्लेन, लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर पाया द लॉ ऑफ गैसेस ऑफ द वॉल्यूम को। इसके बाद फिर आता है हमारा जॉन्स डाल्टन के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि मैटर कंसिस्ट ऑफ द इंडिविजुअल आटम्स होते हैं, ऑल एटम ऑफ द गिवन एलिमेंट हैव द आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूड द आइडेंटिकल मास, आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज भी होती है इनकी, और इंक्लूड द आइडेंटिकल मास एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट और डिफरेंट मास। कंपाउंड आर फाउंड व्हेन द आटम ऑफ द different element combine in a fixed ratio, chemical reaction involve the reorganization of the atom, they are the neither created nor destroyed in the chemical reaction। तो ये सभी इन्होंने बताया, जैसे कि केमिकल रिएक्शन ना ये बनाए जा सकते हैं ना ही नष्ट किए जा सकते हैं। कंबाइन फॉर्म द एटम द डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन द फिक्स्ड रेशियो होता है इनका, और ऑल एटम ऑफ द गिवन एलिमेंट है आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज के होते हैं, इंक्लूडिंग द आइडेंटिकल मास भी होता है उनको, और एटम पर डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट मास। अगर एटम डिफरेंट होंगे तो एलिमेंट के अगर एटम ही डिफरेंट होंगे मतलब एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर इन द मास, तो ये इसका हो गया। अब अगला देखते हैं इसमें, एंड 1 AMU बराबर कितना होता है, 1 AMU का अच्छे से मान याद रख लो 1.6, इतना बस याद रखो, इंटू 10⁻⁻24 ग्राम याद रखो, ग्राम में याद रखना इसको, और 1.6 इंटू 10⁻24 अगर पूछेगा 1 AMU की वैल्यू तो। इसके बाद मास ऑफ 1 एटम इन द हाइड्रोजन का क्वेश्चन पूछेगा तो कुछ नहीं करना, इसका भी होता है 1.6, है ना, इतना बस याद रखना 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, मतलब दोनों का एक सा होता है। चाहे मास ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन, एक एटम हाइड्रोजन की अगर मास की बात करें उतना ही होता है एक AMU का। 10 इन द टर्म्स ऑफ द MU ऑफ द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, अगर दोनों को हम कंपेयर करें तो बस इतना सा अंतर आता 1.0078 AMU को। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, नॉर्मली इतना बारीकी से अगर पूछेगा तो फिर पता भी सकते हो, उसमें 1.66 है, इसमें 1.67। अगला फिर देखते हैं इसमें, सिमिलर टू द मास ऑफ द ऑक्सीजन 16 AMU की वैल्यू एट द प्रेजेंट AMU हैज बीन द रिप्लेस्ड बाय द U व्हिच इज नोन एज द यूनिफाइड मास। क्वेश्चन आएगा कि बताइए AMU का भी उसका क्या नाम है, AMU का फुल फॉर्म है यूनिफाइड मास, U विच द नॉन एज द, अच्छा U का नाम है यूनिफाइड मास, है ना। AMU में
यू का मान मतलब क्या होता है, यूनिफाइड मास। ठीक, इसके बाद ये हुआ एंड इसके बाद मॉलिक्यूलर मास के बारे में दिया है कि मॉलिक्यूलर का जो मास होता है इज द सम ऑफ द एटॉमिक मास। तो मॉलिक्यूल कितने बहुत सारे, जैसे कार्बन, जैसे जल क्या है, एक मॉलिक्यूल, कार्बन इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो इसमें क्या था, मॉलिक्यूल मास इज द सम ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। तो वही बोल रहा है कि मॉलिक्यूल का मास जो है वो सम होता है एटॉमिक मास के ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल में जो प्रेजेंट होते हैं। बस मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिथेन का अगर देखें, जैसे कि CH4 है, तो इसमें भैया कार्बन का मिलाएंगे, हाइड्रोजन का मिलाएंगे, तो सबको मिला के 16 हो जाएगा। तो कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन एक का होता है 1, तो 4 हो गया 4, तो लगभग में 12 और 4 को मिलाएंगे तो 16 आ जाएगा। सिमिलरली मॉलिक्यूलर मास ऑफ द वाटर ऑफ द H2O को भी देखें तो इसमें भी होता है 22 एटॉमिक मास, उसमें 4 से गुणा कर दीजिए ना, 2 तो 2 से गुणा एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एक है तो एक का गुणा कर देंगे, इसी बात इसमें करेंगे 2, 2 एकम 2 और 16 ये हो जाएगा। 8 एक का होता है तो 8 दिन 16, तो 16 होता है। ठीक है, 16 ही होता है, 16 इंटू 16 हो जाएगा तो 18 हो जाएगा। इस टाइप से निकालते हैं, इसमें कुछ चाहिए नहीं। इसके बाद दिया एवरेज एटॉमिक मास ऑफ द कार्बन विल कम आउट ऑफ बी, तो ये वैल्यू भी याद रख लेना, है ना। इसके बाद क्या, मैं भी नोटेड द सोडियम क्लोराइड, इसमें क्या दिया है कि मैं भी नोटेड दैट द सोडियम क्लोराइड 1 सोडियम प्लस आयन इज सराउंडेड बाय द 6 क्लोरीन आयन एंड द वाइस वर्सा। अच्छा, ये क्वेश्चन आएगा मैं भी नोटेड दैट, इसमें देखो नोट करो जो पैकेजिंग NaCl का आयंस का इसमें दिखाया जा रहा है। इसमें क्या हो रहा है कि सोडियम क्लोराइड में एक तरफ है Na प्लस आयंस एंड सराउंडेड, और उसको सराउंडेड कर रहे हैं 6 क्लोरीन के आयंस एंड द आटम्स, है ना, और वाइस वर्सा। इस टाइप से क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। क्वेश्चन पूछेगा तो बता देंगे कि भैया सोडियम को ही तो सराउंडेड करेंगे 6 माइनस के आयंस ना। इसके बाद देखो द फार्मूला सच द NaCl इज द यूज टू कैलकुलेट द फार्मूला मास इंस्टीट्यूट द मॉलिक्यूलर ऑफ द मास ऑफ द सॉलिड स्टेट सोडियम क्लोराइड डज नॉट एक्सिस्ट इन द सिंगल एंटिटी। फिर देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द फार्मूला सच इज द NaCl इज यूज टू कैलकुलेट द फार्मूला, कैलकुलेट द फार्मूला मास इंस्टीट्यूट द मॉलिक्यूलर मास एज इन द सॉलिड स्टेट सोडियम क्लोराइड डज नॉट एक्सिस्ट इन द सिंगल यूनिट। इसका मतलब ये है कि द फार्मूला सच एज द NaCl का अगर देखा जाए तो इसका यूज जो होता है कैलकुलेट करने में होता है फार्मूला मास को इंस्टीड ऑफ द मॉलिक्यूलर मास को। फार्मूला मास की बात करें, मॉलिक्यूलर मास की करें, एस इन द सॉलिड स्टेट की बात करें सोडियम क्लोराइड डज, है ना। अब इसमें सोडियम क्लोराइड डज नॉट एक्सिस्ट इन द सिंगल एंटिटी, और सिंगल एंटिटी में क्या होता है, एग्जिस्ट ही नहीं करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर इसके बाद चलते हैं हम नीचे, तो 1 डजन फॉर 12 आइटम्स होता है, स्कोर ऑफ द 20 आइटम्स, स्कोर ऑफ 20 आइटम्स ग्रॉस फॉर 144 आइटम्स। 1 डजन में जैसे 12 याद रखे हो वैसे इसको भी याद रखना पड़ेगा। स्कोर फॉर 20 आइटम्स ग्रॉस फॉर 144 आइटम्स। ठीक है, कैसे करके उसको याद करो। इसके बाद अगला चलते हैं हम इसमें, तो इसमें फिर वैल्यू दी हुई है कि 1 मोल हाइड्रोजन एटम्स बराबर कितना होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होता है, ये सबको पता है। 1 मोल की बात कर रहा हूँ, मोल आ गया मतलब ये तो आइडिया बिल्कुल सिंपल। इसके बाद इसमें भी दिया हुआ नीचे भी, तो 1 मोल ऑफ वाटर की बात करें, चाहे 1 मोल सोडियम की बात करें, बोला ना द मास ऑफ द 1 मोल इज सफिशिएंट द ग्राम इन द कॉल्ड इज द मोलर मास, देखो मोलर मास भी बोलते हैं। मोलर मास ऑफ द वाटर 18 ग्राम होता है, और जिसमें से इतनी सारी संख्याएं होती हैं। मोलर मास ऑफ द सोडियम क्लोराइड का इतना होता है, ये होता है। तो समझ में आया, मास ऑफ वाटर मास मोलर मास। इसके बाद परसेंटेज कंपोजिशन हो गया। इसके बाद नीचे चले तो 12 ग्राम मोल, 12 ग्राम मोल ये होता है कार्बन के बराबर। इसके बाद 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम द कार्बन एटम में होता है, 6.0 इंटू 10⁻, ये दोनों अलग अलग है। इसमें एटम पर मोल है और उसमें ग्राम और कार्बन एटम है, तो इसमें से इम्पोर्टेंट है, याद रखना पड़ेगा ये दोनों। अगर ग्राम और कार्बन की बात करेगा तो 1.9 के साथ -23 आ जाएगा, और अगर उसकी बात करेगा तो 6.022 इंटू 10⁻23 एटम पर मोल आ जाएगा। तो उसमें ग्राम पर कार्बन एटम है और इसमें एटम पर मोल है, इतना याद रखना पड़ेगा इसमें। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट जो इसमें ये है कि मास परसेंट ऑफ द एलिमेंट बराबर क्या होता है। अगर किसी का मास परसेंट निकालना है तो मास ऑफ द एलिमेंट इन द कंपाउंड इंटू 100 अपॉन मोलर मास इन द कंपाउंड। सीधी सी बात है, मास ऑफ द एलिमेंट इन द कंपाउंड, जो कंपाउंड का मास को डिवाइड कर दो मोलर मास ऑफ कंपाउंड को, मास ऑफ द एलिमेंट इन द कंपाउंड, देखो
जो उससे सारे कंपाउंड में जिसका निकालना हो उस एलिमेंट का मास इंटू टोटल मोलर मास ऑफ द कंपाउंड इंटू 100 से गुणा कर दो। इसी के बाद दिया एम्पेरिकल फार्मूला का फार्मूला दिया है कि इन द एम्पेरिकल फार्मूला रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ द वायरस आइटम प्रेजेंट इन द कंपाउंड वेयर इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाला जा सकता है। इससे सो इन द एग्जैक्ट नंबर ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। दोनों याद रखना है, एम्पेरिकल फार्मूला जो क्या होता है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होता है एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है एग्जैक्ट नंबर जो निकालता है मास फ्रैक्शन ऑफ द एलिमेंट मास ऑफ द एलिमेंट इन द कंपाउंड इनटू 100। ठीक है, मोलर मास ऑफ द कंपाउंड जो है। इसके बाद चलते हैं, अगला कुछ नहीं। इसके बाद ये दिया हुआ तो इसमें और कुछ नहीं। इसके बाद देखेंगे ये है द रिएक्टेंट विच गेट्स the reactant which gets consumed first limits the amount of product formed and therefore called the limiting reagent। इससे क्वेश्चन आता है कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या। तो द रिएक्टेंट जो रिएक्टेंट होता है विच गेट द कंज्यूम्ड वो सबसे पहले कंज्यूम्ड हो जाता है, लिमिट्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड एंड इज द देयरफॉर कॉल्ड द उसको कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। जो उसमें फॉर्म्ड होता है प्रोडक्ट उस समय उसको कहते हैं उसका कॉल्ड लिमिटेड रिएजेंट। इसके बाद क्वेश्चन आएगा ये जितनी सारी चीज़ों को पढ़ना है इसमें ये दिया हुआ है, इसमें से देख लेते हैं क्या इसमें इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल तो सारे इंपॉर्टेंट है ही। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट है मोल ऑफ सॉल्यूट्स के बारे में। इस टाइप से यहाँ पर हमारा चैप्टर हो जाता है एंड। तो बस इस क्वेश्चन में इतनी ही। ठीक है, तो 26 मिनट का ये वीडियो है, उसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको याद कर लेना पड़ेगा। इसमें जैसे कि जहाँ से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी में पूछने के लिए, जैसे कि अभी हमने देखे कि कैंसर एड्स किस किस में कौन कौन सी दवाइयाँ काम की हो रही है ना, ग्रीन हाउस कौन कौन सी गैस है तो याद हो गया ना, मिथेन है ना जो गोबर गैस निकलती हैं, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड है ना। तो इसके बाद ये रखना क्या सिस्प्लेटिन एंड टैक्सोल का जब भी आएगा तो दोनों को याद रखना कि कैंसर के लिए सिस्प्लेटिन या टैक्सोल, सिस्प्लेटिन या टैक्सोल दोनों ही उपयोगी होती हैं। और इसके बाद बताना AGT जो होता है एड्स के लिए, AGT जो होता है एड्स के लिए। ठीक है, बस इसमें इतनी इंपॉर्टेंट था। इसके बाद CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन का सबको पता ही है। इसके बाद नीचे भी ये सारा पता ही रहा होगा, जैसे कि क्या था इसमें ये है ना कि 1000 सेंटीमीटर का आता है 1 dm3 होता है करके, सेंटीमीटर को डीएम में बदलने के लिए ये होता है। इसके बाद अगर देखा जाए तो ये फार्मूला 9/5 प्लस 32 याद रख लेना है ना। और नेगेटिव टेम्परेचर नहीं दिखाता वो याद रखना पड़ेगा। इसके बाद ये आएगा एक्सरे का जो डिटरमाइन करना पड़ता है, एटॉमिक की डेंसिटी माप सकता है क्रिस्टल और अल्ट्रा सिलिकॉन को भी एक्सरे माप सकता है, ये इंपॉर्टेंट था। इसके ये रूल्स याद रख लेना, 4th इधर है, 5th इधर है और 3rd इधर है। इसके बाद जो है इसमें इन सारे नियमों को अच्छे से याद रखना कि इसने कौन सा नियम दिया करके। बस इस टाइप से ये पूरा हमारा चैप्टर हो जाता है एंड अब मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, इस वीडियो में इतनी।